स्वागत है आपका YouTube चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग ये NCERT का 6 से 12 तक का जो महेश वर्णवाल का बुक है उसमें ये पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले एक एक घंटे का 2 वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप 1.5 गुना करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये लास्ट पार्ट होगा शायद, इसमें हम लोग ख़त्म करेंगे। तो कृषि से हम लोग शुरू करते हैं। 1 घंटा का बनाते हैं कि ताकि आसानी से आप देख सकें। 2-3 घंटा में देखते भी हैं तो ध्यान नहीं रह पाता है, इसीलिए 1 घंटा बनाते हैं। तो चलिए कृषि से हम लोग शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुआ है, जिसमें एग्री हो गया अर्थात मिट्टी और कल्चर यानी कृषि, यानी एग्री अर्थात मिट्टी सॉइल हो गया और कल्चर अर्थात कृषि, इसी से बना है। यानी मिट्टी और कृषि के बारे में ज़्यादा इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश जो होना चाहिए वो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कितना मतलब है कि किसी भी मतलब खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह ढंग से उसको संग्रह करना है तो कटाई के समय देख लीजिए कि उसमें आर्द्रता का अंश 14% से ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो मतलब पता चलेगा कि कच्चे में ही आप काट दिए हैं उस फसल को। आगे देखिए कि भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई अवधि, जैसे रबी फसल, तो रबी फसल इस शीतकालीन फसल है। इसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। इस शीत ऋतु में होता है, शीतकालीन फसल है। बोते कब हैं इसको? तो इसको अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में काट लेंगे। इसके बाद फिर खरीफ फसल देख लीजिए, तो ये ग्रीष्मकालीन फसल है, इसमें चावल आता है। फिर उसके बाद में खरीफ फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन ये सब हो गया। तो ये जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। और फिर एक होता है जायद फसल, इस शीत और ग्रीष्म के बीच में जो बचता है उसी में उपजा लेते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेतियाँ। ये मार्च अप्रैल में बोएंगे और जून जुलाई में काट भी लेंगे। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रबी फसल और खरीफ फसल। इसका देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और ये जून जुलाई में बोएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए कि कृषि में युग्म पैदावार का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग मौसम में 2 फसल को उगाना, इसी को हम लोग कृषि में युग्म पैदावार समझते हैं। फिर मिश्रित कृषि की विशेषता क्या है? तो पशुपालन कृषि उत्पादन को एक साथ करना, यानी पशुपालन के साथ साथ अगर कृषि उत्पादन कर रहे हैं तो वो मिश्रित कृषि में आता है। फिर आगे देखिए कि भारत में जो संकार्य है या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? तो राजस्थान में, यानी जोतों का चालू जोत जो होता है उसका। फिर देखिए कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है, यानी हाई लेवल का मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु के तट पर, दक्षिणी भारत में यहाँ पे। फिर रासायनिक उर्वरक में 2 सबसे बड़े उपभोक्ता, तो यूपी सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक, उसके बाद महाराष्ट्र। फिर पुनर्भरण जो योग्य भौम जल संसाधन है, तो ये सबसे ज़्यादा संपन्न कौन है? यूपी है। फिर अनुबंध कृषि को लागू करने वाला राज्य कौन है? पहला तो पंजाब है। फिर गेहूं और अच्छी कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक है। चावल की कृषि के लिए 100 सेमी से ज़्यादा वर्षा चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान। आदर्श जलवायु ये मतलब जो है वो दशाएं मतलब अच्छा माना जाता है। कल्याण सोना ये गेहूं का किस्म है, कल्याण सोना। प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो ये भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, चावल लोग ज़्यादा खाते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है, यानी धान की खेती ज़्यादा होता है। मक्का ये खरीफ फसल में आता है, परंतु इसकी खेती सालों भर, यानी खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतु में मक्का उपजा लेते हैं। चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र यूपी में है। चावल का कटोरा, तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन में गंगा और सभी चीज़ होगा, लेकिन आंसर होगा कि चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में है। फिर धान के किस्म का देख लीजिए, ये हो गया जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, ये सब धान का किस्म है। ग्रीन गोल्ड किससे है? तो चाय से संबंधित है। धान की फसल जो है उसमें किस जीव का प्रयोग मतलब जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? तो नील हरित शैवाल,
ब्लू ग्रीन अलगे, ये BGA जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग धान के फसल में करते हैं उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक में। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला को कहते हैं। फिर भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं शक्कर का कटोरा। आगे देख लीजिए कि भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सिंचित क्षेत्र का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। गन्ना का मतलब ज़्यादा है सिंचित क्षेत्र में। अब आगे देखिए, करनाल बंट एक मतलब है जो गेहूं का एक कवक जनित रोग है, और ये कौन कवक से होता है? तो टिलेटिया इंडिका कवक से होता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ कृषि से संबंधित क्रांति आया था, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति तो फल और सब्जी उत्पादन या बागवान उद्यान कृषि कह सकते हैं, श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति तो खनिज तेल पेट्रोलियम के आत्मनिर्भरता से है, नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से है, गोल क्रांति तो आलू उत्पादन से है, भूरी क्रांति तो उर्वरक उत्पादन से है, पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से है, इंद्रधनुषी तो ये कृषि संबंधित समग्र क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुष में सभी रंग होता है इसीलिए समग्र क्रांति आ गया इसमें। नवीन कृषि नीति में निर्धारित है ये। अमृत क्रांति तो ये नदी को जोड़ने के लिए आया था, अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति तो ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए टिकाऊ कृषि था ये। गुलाबी क्रांति तो झींगा उत्पादन के लिए, मछली के लिए, प्याज के लिए भी गुलाबी ये हो जाएगा, झींगा मछली और प्याज। लाल क्रांति तो मांस और टमाटर दोनों उत्पादन के लिए। फिर आगे देखिए, बाजरा के जलवायु मतलब कैसा जलवायु चाहिए? तो उष्ण और शुष्क जलवायु चाहिए बाजरा को। फिर शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन है? तो मूंगफली है। आंस और बोरो ये फसल है किसका? धान का किस्म है। आंस और बोरा जो है बोरो ये। फिर सोयाबीन के अग्रणी कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौशल किसका उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली का है। कौशल मतलब मूंगफली का प्रजाति है। अब यहाँ देखते हैं किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है? तो दलहनी में। दलहनी जो फसल होता है उसमें, जैसे चना मटर ये सब हो गया। दलहनी फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम, तो ये कच्चा रेशम सब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से आता है। 3/4, सोचिए 4 में से 3 हिस्सा कर्नाटक आंध्र प्रदेश से आता है रेशम। नॉर्मन अर्नेस्ट बरलॉग ये हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या हो गया? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का मतलब लक्ष्य था। हरित क्रांति का लाभ किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। फिर आगे देखिए, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल से निर्यात से प्राप्त हुआ? तो चाय से, विदेश वाला मुद्रा। फिर लाल विलगन यानी रेड रॉट रोग तो ये गन्ना में होता है। फिर यहाँ देखिए कि मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम असम में, और 2007 में इसका भौगोलिक संकेतक का दर्जा भी मिला था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ये 1986 में मतलब स्थापना हुआ है। मक्के की फसल तैयार होने के लिए औसत अवधि लगभग 140 दिन है। फिर यहाँ देख लेते हैं 140 दिन में मक्का तैयार हो जाता है। अब कृषि संगठन है, जैसे दलहन वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला में है, अंतर्राष्ट्रीय है ये। फिर उसके बाद अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। सूखा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? तो मुंबई में है। नाबार्ड हो गया ये। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? तो मैक्सिको में है, गेहूं वाला। फिर यहाँ देखिए प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय तो बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड के तो कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड के तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, तंबाकू बोर्ड के गुंटूर आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड के कोच्चि केरल में, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड के तो ये हो गया नई दिल्ली में, और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड तो ये पुणे महाराष्ट्र में है।
फिर यहाँ एक देख लीजिए कि दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी और इलायची के पहाड़ी के निचले ढलानों पर होता है। यानी चाय की खेती नीलगिरी में और इलायची की पहाड़ी के निचला ढलान पर होता है। फिर यहाँ भारत में झूम कृषि के प्रकार, अब जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम और नागालैंड हो गया, तो उधर हम लोग झूम कृषि को झूम ही बोलते हैं। लेकिन यही अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम कृषि जो होता है उसको पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरिग्गा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम कृषि किसको कहते हैं? तो जो मतलब काटो और जलाओ ऐसा कुछ होता है कि मतलब जंगल था उसको काट के या फिर उस पर फसल उपजाएं और फिर उसको जला दें, छोड़ दें। काटो और जलाओ इसी को बोलते हैं झूम को। पश्चिमी घाट में अगर झूम कृषि हम करेंगे तो उसको कुमारी कहेंगे। केरल में अगर झूम कृषि करेंगे तो पोनम या पोनम कहलाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे तो बीबर, दहिया या मसान या पेड़ा, बीरा ये सब हो गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में करेंगे तो वालरा हो गया। मणिपुर में अगर करेंगे तो पामलू हो गया। हिमालय क्षेत्र में करेंगे तो खिल हो गया। झारखंड में करेंगे तो कुरुल या कुरावा हो गया। छत्तीसगढ़ में करेंगे तो ये दीपा हो गया झूम कृषि। फिर अंडमान निकोबार में भी दीपा कहलाता है झूम कृषि, और छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में कुरावा, हिमालय में खिल। अब बराक घाटी देखिए, तो बराक घाटी जो है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा, तो ये केरल में। लौंग जो है ये पुष्प कली से प्राप्त होता है और लौंग की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, तो केरल में। काला सोना के रूप में काला मिर्च को हम लोग जानते हैं। भारत के सर्वाधिक काजू कौन सा राज्य में, तो महाराष्ट्र में। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये मक्का का आनुवांशिक रूप है। काजू महाराष्ट्र हो गया। फिर वाणिज्यिक स्तर पर केसर जो है, केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होना चाहिए। 200 सेमी से ज़्यादा वर्षा होगा तब चाय की खेती, और 24 से 30 डिग्री टेम्परेचर भी चाहिए। फिर प्रसंस्करण हेतु आलू का सबसे बढ़िया किस्म अगर देखिएगा तो मतलब कुफरी चिप्सोना 2 है। कुफरी चिप्सोना 2। ललित ये किसका किस्म है, तो ये अमरूद का है। फिर यहाँ देख लीजिए कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज एगो मंडुआ है जिसको कोदा कहते हैं, या मड़ुआ भी बोल सकते हो इसको। तो ये इसका निर्यात अधिकांशतः किस देश को, जापान। जापान इसको खूब खरीदता है। फिर उसके बाद निर्वाह मूलक कृषि जिसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत मोटे अनाज और चावल आता है निर्वाह मूलक कृषि में। फिर अदरक के खाने योग्य भाग, तो ये प्रकंद हो गया यानी राइजोम हो गया। भारत में कौन सा खाद्यान्न उत्पादन प्रथम, तो यूपी प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो गरम मसाला में। कृषि संस्थान अब देख लीजिए, तो मत्स्य उद्योग बोर्ड कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड विकास बोर्ड। राष्ट्रीय चावल है तो ये कटक में हो जाएगा। भारतीय डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो ये आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कह दिया, अनुसंधान संस्थान तो करनाल में है, और नहीं तो बोर्ड या निगम ये आनंद में था। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। कॉफी अनुसंधान संस्थान तो चिकमंगलूर में है। जूट और कृषि अनुसंधान संस्थान तो बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण मतलब संस्थान तो फरीदाबाद में है उर्वरक का, और जूट वाला बैरकपुर में, कॉफ़ी वाला चिकमंगलूर में। टिड्डी चेतावनी संगठन तो जोधपुर में है। टिड्डी मतलब चेतावनी जो उधर से मकड़ी उकड़ी आके या फिर कोई कीड़ा आके जो फसल को बर्बाद करता है, ये जोधपुर में। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय तो फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान तो ये हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान तो ये जयपुर में है। आगे देख लीजिए, केंद्रीय चारा और बीज उत्पादन फार्म तो ये हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान तो ये अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र तो ये गाजियाबाद में है, जैव उर्वरक वाला। फिर पशु रोग जांच प्रयोगशाला तो ये पुणे में है। पशु स्वास्थ्य पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान तो ये कोलकाता में है।
पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान तो ये बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान तो ये जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी तो ये गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान तो ये कलकत्ता में है। अब भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान तो ये रांची में है। रेजिन वाला या फिर गम वाला ये हो गया रांची में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, पशु मतलब वाला अगर संस्थान कहेगा तो जालंधर, अब पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु, अब पशु स्वास्थ्य पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कलकत्ता, पशु रोग वाला कहेगा तो पुणे, ऐसे करके सब है। अब ये लास्ट देख लीजिए कि मालवीय हो गया या मालवीय विकास या अमर या आज़ाद या बहार परास पारस, ये सब अरहर का किस्म है। अरहर यानी तूर का किस्म है। बहार पारस अमर विकास मालवीय। अब यहाँ आ जाइए कि कौन सा मतलब ये 16-17 का डाटा है तो इसको स्किप कर लीजिए। ऐसे मेनली रूप से यही होता है कि चावल में बंगाल आगे है, गेहूं में यूपी है, बाजरा में राजस्थान है, मक्का में कर्नाटक है, चना में मध्य प्रदेश है, अरहर में महाराष्ट्र है, इस तरीके से। मसूर में उत्तर प्रदेश है, मूंगफली गुजरात है, सरसों राजस्थान, सोयाबीन एमपी है, फिर सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात है, जूट बंगाल है, आलू यूपी है, प्याज महाराष्ट्र है आगे, और गन्ना यूपी है। फिर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, चाय का सबसे बड़ा असम है, सोनालिका अर्जुन और सोना ये तीनों गेहूं का किस्म है। पेंगिंग जो फसल है, पेंगिंग फसल नहीं है, पेंगिंग एक प्रक्रिया है, लाभकारी प्रक्रिया है। तो ये कौन फसल में, तो मूंगफली में होता है। और झूम कृषि देखिए जो कह रहे थे कि कर्तन एवं दहन कृषि यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी को बोलते हैं। गहन कृषि तो न्यूनतम भूमि में ज़्यादा उपजाना यानी ज़्यादा उपज होना, अधिकतम उपज, इसी को गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। यहाँ देखिए कि किस फसल के प्रमुख उत्पादक, मतलब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान, तो राजस्थान ये सरसों और बाजरा ज़्यादा होता है वहाँ। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, केरल, उसके बाद केरल तब तमिलनाडु। तिलहन देखिए तो तिलहन का सबसे बड़ा एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश। उक्का रोग, उकठा रोग देखिएगा तो चना में होता है। जूट के सर्वाधिक खेती तो बंगाल में होगा। सबसे बड़ा कपास उत्पादक तो गुजरात होगा। सबसे बड़ा रबड़ और नारियल वाला तो केरल हो जाएगा। कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि तो ये कर्नाटक हो जाएगा। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पौधा उगाने के साथ मछली पालन तो ये एक्वापोनिक कृषि बोलते हैं इसको। चाय बोर्ड का मुख्यालय तो ये कलकत्ता है। 4 गन्ना उत्पादक राज्य हैं जैसे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में, तब महाराष्ट्र में, कर्नाटक तब तमिलनाडु। यूपी का प्रथम स्थान कोची कोची में है तो गेहूं और गन्ना में है। लिनसीड यानी अरंडी का वृहत्तम उत्पादक तो ये गुजरात है, लिनसीड का। सदाबहार क्रांति तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने से है। जैविक कृषि को मैंने बढ़ावा देगा सदाबहार में। चीनी का 3 अग्रणी तो चीनी में यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन वाला तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कपास, नमक और मूंगफली ये तीनों में गुजरात अग्रणी है, प्रथम है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुआ है। यहाँ देख लीजिए कि सुनहरा रेशा क्रांति जो है उसका संबंध जूट उत्पादन से है, और जूट को ही हम लोग भारत में गोल्डन फाइबर कहते हैं, यानी स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। अब पशुपालन देखिए तो पशुपालन में है कि मतलब 20वां पशुधन रिपोर्ट आया था तो कौन मंत्रालय जारी किया था, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जारी किया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ऑफ डेयरिंग। फिर देखिए 20वां पशुधन गणना हुआ था तो ओरा में गौ सबसे ज़्यादा था, यानी गाय 35% था, 35.94, भैंस था 20%, बकरी था 27%, भेड़ 13%, सूअर 1% और अन्य पशु भी था, यानी मेनली रूप से गाय, भैंस, बकरी और भेड़। फिर देखिए 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र है, उसमें मवेशी की संख्या सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ था, बिहार में था। मतलब कम ज़मीन है फिर भी ज़्यादा मवेशी रख ले।
100 हेक्टेयर मतलब कृषि क्षेत्र अगर देखते हैं तो मवेशी इंडिया में ज़्यादा घनत्व है बिहार का। फिर देखिए सबसे ज़्यादा दूध कौन बकरी के नस्ल देता है, तो जमुनापरी बकरी का नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देता है। गाय के थारपारकर जो प्रजाति है वो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान तरफ में लेगा ये थारपारकर प्रजाति गाय वाला। फिर 20वां पशुधन जो आया था तो उसमें पशुओं की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि बंगाल में हुआ था, 23% वृद्धि हुआ। उसके बाद तेलंगाना में वृद्धि हुआ था। फिर देखिए कि विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। मुर्गी के अंडे के कवच तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सबसे अधिक अंडा देने वाला मुर्गी तो लेग हॉर्न है, लेग हॉर्न मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडा देता है। और जमुनापरी बकरी है जो सबसे ज़्यादा दूध देता है। फिर ये भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म तो जैसे सूरतगढ़ में भी है पशु वाला प्रजनन, धारमेड़ में भी है, धमरोड़ में, फिर अलमाड़ी में है, फिर आदेश नगर में है, हैसरघट्टा में है और चिंपल लिम्मा सुनबेड्डा में भी है। आगे देखिए ये केंद्र जो है ये भैंस और गाय के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर्य यानी रेफ्रिजरेटेड सीमेन का उत्पादन करता है। फिर केंद्रीय प्रशीतित वीर्य का उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु में है, जो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य मतलब वहाँ है उपलब्ध कराता है, ये हैसरघट्टा बेंगलुरु वाला। यहाँ देखिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन और वितरण से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड मतलब कि विभिन्न चरण जो है, ऑपरेशन फ्लड 1 चला था 70 से 81 के बीच में, दूसरा ऑपरेशन फ्लड चला 81 से 85 में और तीसरा 85 से चला जा कर के 96 तक के, 3 चरण में ही चला था 96 तक के। भैंस के देसी नस्ल के 3 गो किस्म तो मुर्रा देखिए भैंस का है, नीली रावी भैंस का है और जाफराबादी भी है भैंस का। फिर भारत में अलग अलग प्रकार के रेशम के टॉप लेवल के राज्य, जैसे टसर रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ तो झारखंड में, ईरी रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ तो असम में, मूंगा रेशम भी सबसे ज़्यादा असम में, सहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, यानी सहतूत कर्नाटक में, टसर झारखंड में, ईरी और मूंगा असम में। फिर आगे देखिए कि स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है, तो स्टॉक फार्मिंग पशु के प्रजनन करवाने से है। फिर 20वां पशुधन जो आया था 2018 में तो इसमें मवेशी की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद राजस्थान में था। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, फिर बंगाल। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र तो ये हिसार हरियाणा में है भेड़ वाला। अब बकरी वाला तो ये मथुरा यूपी में है। फिर दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 गो केंद्र है कि दूध जो व्यवसाय है इसमें कैसे आप ट्रेनिंग ले लीजिए और मतलब अच्छा जानकारी मिलेगा। तो ये करनाल में पहला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल। फिर मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में है, और एक है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिल्लीगुड़ी, जालंधर, इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब ये देख लीजिए कि भैंस पर अनुसंधान के लिए हरियाणा के हिसार जिला में अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है हिसार जिला में भैंस के लिए। अब देखेंगे हम लोग खनिज, तो खनिज में देखिए है कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज में फिर लौह धातु, यहाँ देख लीजिए कि लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब हो जाएगा। अलौह में जैसे मतलब तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब हो जाएगा, लोहा की मात्रा नहीं होना चाहिए। बहुमूल्य में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब कीमती है, बहुमूल्य है। आधात्विक में देखिए तो अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब आधात्विक खनिज है। ऊर्जा खनिज तो ऊर्जा में जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब यहाँ देख लीजिए कि मतलब भारत में सबसे ज़्यादा अगर खनिज युक्त शैल चट्टान तंत्र कौन सा है, तो ये धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ से सबसे ज़्यादा खनिज वाला मतलब शैल तंत्र में निकलता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं, तो दक्षिण पूर्व में,
दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा खनिज मिल जाएगा। फिर कौन सा राज्य खनिज संसाधन में सर्वाधिक संपन्न है? तो कर्नाटक। कर्नाटक में खूब खनिज संसाधन है। फिर कौन सा राज्य जो है खनिज उत्पादन में अग्रणी है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा अग्रणी है। लौह अयस्क के प्रकार देख लीजिए कई प्रकार के, तो होता है मैग्नेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहा, लिमोनाइट लोहा, सीडेराइट लोहा। सबके सूत्र देख लीजिए। तो हेमाटाइट में Fe2O3, इसमें है मैग्नेटाइट में Fe3O4, लिमोनाइट में 2Fe3 Fe2O3 है, यानी यही वाला है, लेकिन इसमें 3 गो जल और 2 लग गया है, यानी दुगना हो गया है। और लिमोन सीडेराइट यानी Fe2CO3, इसमें CO3 हो जाता है। फिर लौह अयस्क के मतलब जो लौह अयस्क जो है वो किस क्रम के शैल में मिलेगा? तो धारवाड़ में ही मिलेगा। लौह अयस्क का जो खान है कुंद्रेमुख, तो ये कर्नाटक राज्य में है। राजस्थान के जो नाथरा कीपाल क्षेत्र है, तो उसमें लौह अयस्क पाया जाता है खनिज। बैलाडीला जो खान है ये लौह अयस्क से संबंधित है। ये नाथराकी पाल भी याद रखिएगा, लौह अयस्क था राजस्थान में। तांबा के उत्पादन के लिए मजालखंड क्षेत्र जो है MP में वो प्रसिद्ध है, जबकि इससे सबसे अधिक भंडार तांबा के राजस्थान में। तांबा अग्रणी कौन है? राजस्थान। लेकिन MP में एगो जगह है मजालखंड, वहाँ पर मलाज खंड, तो वहाँ पे भी होता है तांबा खूब। फिर आगे देखिए, एशिया में अगर उच्च कोटि के सीसा और जस्ता का भंडार उपलब्ध है तो वो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। फिर विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर। आगे यहाँ देखते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट में उत्पादक में अग्रणी तो उड़ीसा, उसके बाद गुजरात। टीन में अग्रणी तो छत्तीसगढ़। अभ्रक में सबसे बड़ा तो आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी तो हजारीबाग झारखंड अभ्रक होता है। फिर गया में होता है, मुंगेर में होता है। सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर तो मकराना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टाजाइट ये कायांतरित पत्थर, तो क्वार्टाजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो ये बलुआ पत्थर का है। क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी तो ये उड़ीसा है, उड़ीसे में ज़्यादा होता है, एकाधिकार है इसका मतलब ज़्यादा। कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से निकलता है, सोचिए जितना नमक निकल रहा है वो। फिर ग्रेनाइट की पट्टी और स्लेट कहाँ बनता है? तो ये ललितपुर UP में। केरल के समुद्री तट पर परमाणु खनिज तो ये मोनोजाइट। जादूगोड़ा तो यूरेनियम प्रसिद्ध है खनिज। अब यहाँ देख लीजिए कि उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमाटाइट किस्म के लौह अयस्क मयूरभंज से और क्योंझर से मिलता है और बादाम पहाड़ से, तीनों जगह से। हेमेटाइट जो उच्च कोटि का जो लोहा है वो। अब यहाँ देखिए कि भारत का योगदान, जैसे एल्युमिनियम में कैमा स्थान है? चौथा। क्रोमाइट में तीसरा, बायराइट में तीसरा, कोयला और लिग्नाइट में दूसरा, लौह अयस्क में चौथा है इंडिया, जस्ता में तीसरा है, स्टील में भी तीसरा है, एल्युमिनियम में 5वां है, तांबा में 7वां है, अभ्रक में 16वां है, और काइनाइट, सिल्मेनाइट, एंडलूसाइट इस सब में तीसरा है। इधर देख लीजिए कि मैग्नीज अयस्क में तो मैग्नीज में छठा, कच्चा तेल में 23वां, बॉक्साइट में 5वां, सीमेंट में दूसरा, ग्रेफाइट में भी दूसरा, बेंटोनाइट में चौथा, रॉक फॉस्फेट और एपेटाइट में 16वां, सीसा में 14वां, पायरोफाइलाइट में दूसरा, अस्टियाइट में दूसरा, और टाल्क में दूसरा, टाल्क यानी सेलखड़ी में दूसरा। फिर आगे देखिए कि कुछ अन्य खनिज उत्पादक क्षेत्र, जैसे निकेल, तो निकेल उड़ीसा में होता है, बताइए 92% उड़ीसा में होता है, और तनी मनी झारखंड में। मेन उत्पादक झारखंड है, कटक में निकलता है और क्योंझर में निकेल। फिर टंगस्टन, तो ये टंगस्टन में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। ये राजस्थान अग्रणी है और महाराष्ट्र है। डेगाना राजस्थान टंगस्टन के लिए है। बायराइट्स कहाँ से? तो बायराइट्स आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश अग्रणी है। मंगमपेट कुड़प्पा जिला से भी निकलता है। फायर क्ले ये अग्नि सह मिट्टी है, ये गोंडवाना और टर्सियरी कोयला संस्तर में।
गुजरात राजस्थान से फायर के लिए, झरिया झारखंड और रानीगंज बंगाल से। फ्लोराइट गुजरात राजस्थान, गुजरात अग्रणी है, गुजरात राजस्थान से निकलता है। फिर क्वालिनाइट, तो क्वालिनाइट राजस्थान और गुजरात में। गार्नेट, गार्नेट हो गया आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु और उड़ीसा अग्रणी है। एपेटाइट, एपेटाइट में बंगाल, झारखंड और मेघालय में होता है, बंगाल अग्रणी है। विशाखापट्टनम से और पुरुलिया बंगाल से भी निकलता है एपेटाइट। अब एस्बेस्टस में राजस्थान और कर्नाटक, राजस्थान अग्रणी है। फेल्सपार में राजस्थान तेलंगाना, तेलंगाना अग्रणी है, फेल्सपार राजस्थान या तेलंगाना। सल्फर में हरियाणा या गुजरात कह लीजिए। पायराइट्स में बिहार हो गया और राजस्थान। काइनाइट में आंध्र प्रदेश कर्नाटक, झारखंड में भी काइनाइट और राजस्थान में भी। सिल्मोनाइट तो उड़ीसा में या तमिलनाडु में, सिल्मोनाइट में आंध्र प्रदेश या उड़ीसा आगे है। अब छोटा नागपुर पठार जो है ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, यानी रूर ऑफ इंडिया। अब हम लोग ऊर्जा देखेंगे, तो ऊर्जा से देखिए कि मतलब ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरा से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय में आएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एगो हो गया परमाणु और शैल गैस। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि मतलब नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल गैस, बायोगैस, भूतापीय, कचरा से उत्पादित और ज्वारीय। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा जो होता है तो उसमें से किसका कितना % है। तो सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा है, उसके बाद जलीय ऊर्जा, उसके बाद वायु ऊर्जा, उसके बाद आणविक ऊर्जा। यानी तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, उत्पादन होने में मतलब सहायता है। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय सौर मिशन था तो ये 2009 में शुरुआत हुआ था। फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है, तो 2022 तक के 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का ग्रिड स्थापना करना। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र मतलब किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात है। पेट्रोल के उत्पादक क्षेत्र जो लूनेज है ये गुजराते में है, और पेट्रोलियम में अग्रणी भी वही है, काकरापारा वही था। फिर देखिए भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए। फिर भारत के कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69% देखिए मतलब ताप विद्युत है। ताप विद्युत अदा करने से है तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसमें शामिल है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा है 14%, फिर 13% हो गया पन बिजली और 1.9% हो गया परमाणु ऊर्जा। इसी से मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में 60% जलाऊ लकड़ी से है। अगर गैर वाणिज्यिक देखते हैं जैसे घर में या फिर इधर उधर जो जलता है वो, उसमें से 60% लकड़ी और 30% गोबर, अवशिष्ट पदार्थ से 10% का पर्याप्त महत्व है। लेकिन मेन ऊर्जा तो यहाँ ये था जो मतलब वाणिज्यिक ऊर्जा में जो प्रयुक्त होता है 69%। अब देख लीजिए राणा प्रताप सागर बांध या विद्युत गृह जो है ये कोटा राजस्थान में है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु आगे है। फिर प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है इंडिया में, तो थोरियम है। शैल कौन सा शैल तंत्र कोयला के लिए, तो गोंडवाना तंत्र। कोयला में अग्रणी तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार तो झारखंड में है। ताप विद्युत केंद्र देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन ताप विद्युत केंद्र है, तो भद्राचलम, कोट्टायम, फिर उसके बाद में मानगुरु और नेल्लौर, ये सब हो गया आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में देखिए रामागुंडम और विजयवाड़ा ताप विद्युत केंद्र है। अब मानगुरु था कहाँ, आंध्र प्रदेश, और नेल्लौर, कोट्टायम, भद्राचलम। अब आ जाइए असम में कौन कौन है, तो बोगई गांव, चंदरपुर और कामरूप। बिहार में देख लीजिए अपना बरौनी और कहलगांव है। छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट ताप विद्युत केंद्र दिल्ली में है। अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन और बांसकबोरी ये सब गुजरात में है। बांसकबोरी, उतारन, सिक्का, शाहपुर, महुआ, धुआरम, बनास
ये सब हो गया। फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर ये सब हरियाणा में ताप विद्युत केंद्र है। कालाकोट ये जम्मू कश्मीर में है। बोकारो, सतपुड़ा और स्वर्णरेखा ये झारखंड में है। अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। बल्लार शाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खपारखेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पारल, ट्राम्बे, उज्जैनी, उरान महाराष्ट्र में, याद रखेगा। उरान ताप विद्युत केंद्र। पारल भी, पारस भी, कोराडी भी, चंद्रपुर, भुसावल भी, बल्लार शाह भी, ये सब हो गया महाराष्ट्र में। लोकटक ये मणिपुर में है। भटिंडा और रूपनगर ये पंजाब में है। अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर ये सब राजस्थान में है ताप विद्युत केंद्र। बाली मेला और तलचर उड़ीसा में है। एन्नौर, मेटूर, नेवेली और तुतकोरिन ये सब तमिलनाडु में है। फिर आगे देख लीजिए, बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी भी यूपी है। परीक्षा और टुंडला ये सब ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। अब पश्चिम बंगाल देखिए तो वीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़ ये सब बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ये देखिए कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के महानदी पर है। अब हम लोग कोयला के प्रकार देखेंगे तो पीट कोयला होता है जो सबसे खराब कोयला है या निम्न कोयला है। इसमें नमी की अधिक मात्रा होता है और कार्बन मात्र 40% से भी कम रहता है। लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला कहते हैं, ये जलने पर धुआं अधिक देता है। एरो में 40 से 60% कार्बन रहता है। ये लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में ज़्यादा मिलेगा, अरकाट नवेली में, असम में लखीमपुर में, और बंगाल में दार्जिलिंग में, और कश्मीर में करेवा क्षेत्र में। बिटुमिनस कोयला ये काला कोयला है, ये 60 से 80% कार्बन है। सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही है इंडिया में। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, एमपी में मिलेगा ये। फिर एंथ्रासाइट कोयला ये कठोर कोयला होता है और उच्च कोयला है। ये जलते समय धुआं नहीं देगा, एको धुआं रहित है। 80 से 90% इसमें कार्बन है। ये जम्मू कश्मीर में रियासी जिला में मिलेगा एंथ्रासाइट। अब यहाँ देख लीजिए कि नामचिक नामफुक एगो कोयला क्षेत्र है, तो ये किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में है। छोटा नागपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर विकास कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला के खान तो झरिया में है। लिग्नाइट कोयला तो विशालतम तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़। अब कोयला के उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए कहाँ कहाँ, जैसे झारखंड में कहाँ कहाँ, तो झरिया में, बोकारो में, करनपुरा में और गिरिडीह में। बंगाल में रानीगंज में, बोजोरा में, बरजोरा और बीरभूम में कोयला। उत्तर उड़ीसा में तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी में कोयला। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिंगरौली में कोयला। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदुरगढ़, मांद, रायगढ़ और विश्रामपुर में कोयला। यहाँ देख लीजिएगा दूगो, यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौली है और तेलंगाना में देखिए सिंगरैनी है। एगो एमपी है, एगो टीएन है, मतलब टी। तेलंगाना में सिंगरैनी और गोदावरी घाटी, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली होता है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कंपाटी और बीदर, बांदेर ये हो गया महाराष्ट्र का कोयला क्षेत्र। अब यहाँ देख लीजिए कोयला का सर्वाधिक उपयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, बिजली बनाने में। सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट कहाँ से? तो 1970 से 80 के बीच में हुआ था। तेल ऊर्जा का संकट आया था इंडिया में 1970 से 80 के बीच में। हाइड्रोजन विजन जो है 2025 ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। ये एगो विजन है हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम से। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में देखिए खोज कौन कौन बेसिन से हुआ है, तो ऊपरी असम बेसिन है, फिर पश्चिम बंगाल बेसिन है, पश्चिमी हिमालय बेसिन, राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, उत्तरी गुजरात बेसिन, गंगा घाटी बेसिन, ये सब पेट्रोलियम वाला है। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल बेसिन, अंडमान निकोबार वाला, फिर खंबात के बॉम्बे हाई हो गया। पेट्रोलियम में उत्पादक क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ। 4 जगह से भारत में तेल उत्पादन प्रमुख है। पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, फिर गुजरात के तट,
पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ये चारों। तेल उत्पादन में मतलब 4 गो प्रमुख है, ब्रह्मपुत्र, गुजरात, पश्चिमी अपतटीय और पूर्वी अपतटीय। यहाँ देखिए कि विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से होता है, यानी 1/4 जल विद्युत वाला से होता है। अब यहाँ देखिए भारत में तेल के अन्वेषण के लिए कार्य कौन करता है, तो OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड बनाया गया है, तेल का मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए, अन्वेषण करने के लिए। HVJ ये पाइपलाइन जो है ये मतलब द्वारा किसके द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है, तो दक्षिणी बेसिन से होता है। फिर भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन तो बम्बई हाई से होता है। प्राकृतिक गैस KG-D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस का ही भंडार है ज़्यादा, KG-D6 है। फिर कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहले खनिज तेल का कुआं तो माकूम असम में बनाया गया था। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई तो डिगबोई असम में है। 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र तो रावतभाटा राजस्थान में है, 25वां है वो। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए खंभात के खाड़ी प्रसिद्ध है इंडिया में, ज्वारी टाइडल एनर्जी के लिए। यहाँ देखिए कि मतलब भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र और रिएक्टर, जैसे कैगा कहाँ है परमाणु ऊर्जा, तो कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में, नरौरा यूपी में और तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा जो है उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है, 2.1% है। विद्युत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा मतलब 2.1% है। अब देख लीजिए 8 गो भारत में दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र है। जैसे नांगल कहाँ है, तो पंजाब में है, 1962 में स्थापना। बड़ोदरा भारी संयंत्र भी है गुजरात में, 1980 में। तुतकोरिन भारी संयंत्र तमिलनाडु, 1978 में। कोटा भारी जल संयंत्र 1985 में। तलचर में भारी जल वाला उड़ीसा, 1985। थाल महाराष्ट्र वाला भारी जल, हजीरा गुजरात वाला 1991, मानगुरु तेलंगाना वाला 1991। अब यहाँ देख लीजिए कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 गो तेल शोधक का संयंत्र है, फैक्ट्री है, तेल शोधक संयंत्र है मतलब कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार। तो देखते हैं, पहला देखिए डिगबोई असम में, डिगबोई ये असम में 1901 में बना था। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे फिर एगवाव है, एगो ट्राम्बे है से HPCL संभाल रहा है, एगो BPCL, दोनों महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में HPCL। नुनमाटी ये गुवाहाटी असम में है। बरौनी ये बिहार में है। कोयली ये गुजरात में है। कोच्चि केरल में है। मनाली तमिलनाडु में है। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है। बोगई गांव असम में है और चेन्नई तमिलनाडु में है। बोगई गांव कहाँ था, असम में, BPRL संभाल रहा था। 23 गो में उन्हें पढ़ लिए, 12 गो। अब यहाँ देखिए नागापट्टनम तमिलनाडु में है, CPCL चलाता है उसको। IOC मथुरा यूपी में है। मंगलौर कर्नाटक में है। बोगई गांव असम था ना। अच्छा भैया, पानीपत करनाल हरियाणा में है। नुमालीगढ़ असम में, जामनगर गुजरात में, तातीपाका आंध्र प्रदेश और वदीनार गुजरात में है। भटिंडा पंजाब में है। बीना MP में है। पारादीप उड़ीसा में है। यहाँ देख लीजिए कि मतलब RPL जो है वो जामनगर और SR वदीनार ये दोनों प्राइवेट सेक्टर वाला मतलब है, एवं HPCL और BPCL इस संयुक्त क्षेत्र में आता है, यानी इसमें सरकार का भी हिस्सा है HPCL और BPCL में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला SR है और RPL है। RPL यानी जामनगर और वादीनार दोनों। अब भूटान जो है वो भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुक्खा और ताला 4 गो मतलब ये सब जल विद्युत परियोजना है बना रहा है, भारत और भूटान मिल करके, भारत के सहयोग से। कौन कौन था ये देख लीजिए एक बार फिर, संकोस, मांगदेछू, चुक्खा और ताला। अब विद्युतीकरण से संबंधित उपक्रम देखते हैं कि कौन कौन सा संस्थान बनाया गया है। तो जैसे देखिए NTPC की स्थापना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, महारत्न कंपनी है ये नई दिल्ली में है मुख्यालय, 1975 में इसका स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय पनबिजली निगम तो NHPC मिनी रत्न कंपनी है, फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है, पनबिजली वाला, 1975 में। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली में है, 1969 में।
फिर भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, तो ये नई दिल्ली में है 1999 में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, तो ये फरीदाबाद में है 1965। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, तो ये नई दिल्ली में है 2002 में स्थापना हुआ है। ईस्वी भी याद रखिएगा सबके स्थापना वाला। NTPC 75 और NHPC भी 75। फिर REC 69 में है विद्युतीकरण वाला, नई दिल्ली। फिर PTC भारतीय विद्युत व्यापार 99 में है, नई दिल्ली। फिर NPTI राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, 1965 फरीदाबाद। ऊर्जा दस्ता ब्यूरो 2002 में, नई दिल्ली। फिर गेल की स्थापना 84 में, नई दिल्ली। ONGC के 56 में, नई दिल्ली। विद्युत ग्रिड लिमिटेड के 1989 में, गुरुग्राम में है ही। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL 1989। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 1964, नई दिल्ली। ऑयल हो गया 1959 नोएडा में। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 नोएडा में। अब यहाँ देख लीजिए, भारत के किस राज्य में बिजली प्रति व्यक्ति क्षमता उत्पादकता सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र में। रामपुर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव, तो यूपी है। विद्युत ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक ऊर्जा कोयला से मिलता है। इसके बाद मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मेन स्रोत क्या है, तो कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे ज़्यादा अंश ऊष्मीय यानी थर्मल, जिसको तापीय भी कह सकते हैं, तापीय एनर्जी या थर्मल। यहाँ देखिए कि शीर्ष 5 गो पवन ऊर्जा में अग्रणी कौन है, तो पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, तब राजस्थान है। मैग्नीज में सर्वाधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अभ्रक के 3 गो, तो सबसे ज़्यादा मतलब श्वेत अभ्रक 3 गो किस्म है, श्वेत हो गया, पीत हो गया और श्याम अभ्रक हो गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, तो कोयला आधारित 21 संयंत्र है। गैस और तरल ईंधन वाला 7 गो है, जल आधारित वाला 1 गो है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना 12 गो है, अब पवन आधारित भी 1 ही गो है। यानी सोच लीजिए कि मतलब पवन आधारित जो है ताप विद्युत निगम में क्षमता में मात्र संख्या 1 ही गो है संयंत्र पवन ऊर्जा वाला, यही 50 मेगावाट खाली बनाता है। और ये नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वाला 12 गो है, जल आधारित वाला भी 1 गो है, गैस और तरल ईंधन वाला 7 गो है, कोयला वाला 21 गो है। सबसे ज़्यादा एरे से बनता है, देख लीजिए इतना मेगावाट क्षमता। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के सबसे ज़्यादा संभावना भावनगर गुजरात में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, तो ये रूस के सहयोग से बनावल जा रहा है। सतारा ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा संयंत्र है सतारा, महाराष्ट्र। फिर देख लीजिए पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन ही राजस्थान में। अच्छा, जैसलमेर के नोख में बनने वाला पावर प्लांट 50 मेगावाट के होगा। टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है इसमें। बिजली की वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का ऐसा दूसरा देश होगा जहां टेक्नोलॉजी और विद्युत का मतलब वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। एंथ्रासाइट ये कोयला के सबसे बढ़िया किस्म है और कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 95% तक होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि परिवहन और संचार, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संचार करने के लिए चाहे रेल मार्ग होगा, चाहे सड़क मार्ग होगा, चाहे वायु मार्ग होगा, ये सब है ना, तो उसी में हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई कितना है इंडिया में, तो नेशनल हाईवे 1,32,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, 17,757 किलोमीटर खाली महाराष्ट्र में बनल है NH नेशनल हाईवे। फिर भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। देख लीजिए अब कुछ NH जो बनाया है, NH1, NH2, NH3, NH4 ऐसे करके, तो देखते हैं। पहले देखिए NH1 है, ये दिल्ली से अमृतसर तक के है, 1226 किलोमीटर है। NH2 दिल्ली से कोलकाता है, इसका ट्रिक भी था, दीपा यानी दिल्ली से पाक सीमा यानी अमृतसर, दीको यानी NH2 दीको, आमू मूचे यानी मुंबई से चेन्नई, आमू मूचे, कोचे यानी
कोयम्बटूर से चेन्नई ये है। फिर उसके बाद में आमू मूचे कोचे काम कलकत्ता से कुछ ऐसे होगा। फिर NH44 यानी NH7 का नाम बदल करके NH44 कर दिया है, जो मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे लंबा यही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए कि पहला दिल्ली से अमृतसर था, दूसरा दिल्ली से कोलकाता, तीसरा आगरा से मुंबई, चौथा थाने से चेन्नई, पांचवा बाहरगोरा से चेन्नई, छठा धुले से कोलकाता। और NH7 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी। देश का सबसे लंबा NH यही है, 3745 किलोमीटर है। NH8 जो है दिल्ली मुंबई में है, ये 1428 है। NH9 हो गया मुंबई विजयवाड़ा। NH10 हो गया दिल्ली फाजिल्का। NH15 हो गया पठानकोट समख्याली। NH17 जो है पानवेल इडापल्ली। NH28 जो है बरौनी लखनऊ। इसके बाद यहाँ देख लीजिए पहले कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चल रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। ये राजमार्ग से संबंधित है। फिर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो एक्सप्रेसवे राजमार्ग है, तो ये झांसी में है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य जो है गांवों को पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ना होता है। 40% सड़क परिवहन किस प्रकार के सड़क, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में हुआ था। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ वाला सबसे लंबा है ना, 302। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता ACR। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर बिहार में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज तो ये बड़ोदरा गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला था जो लाइन है, 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। फिर डीजल रेल इंजन कहाँ बनता है, तो मंडुआडीह बनारस में बनता है। सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग ये सब मतलब 1999 में यूनेस्को में शामिल हो गया है। डीजल इंजन मंडुआडीह बनारस में बनता है। अब यहाँ देख लीजिए वाराणसी में। अब रेलवे में उत्पादन कुछ इकाई है, जैसे चितरंजन लोकोमोटिव, ये 50 में स्थापना हुआ है, ये चितरंजन में है। अब पश्चिम बंगाल राज्य मतलब इस चितरंजन पश्चिम बंगाल राज्य में है। और रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना यही है, चितरंजन वाला, 1985 में बना है। रेल कोच फैक्ट्री तो 1952 में पेरम्बूर में है। ये पेरम्बूर तमिलनाडु में पड़ता है। इस सवारी डिब्बा के निर्माण के लिए है। सवारी वाला डिब्बा ये जब बैठ के जाता है गाड़ी में से, रेलगाड़ी में। रेल कोच फैक्ट्री 1986 में कपूरथला में है, पंजाब में। रेल डिब्बा का निर्माण भी करता है। फिर डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना 1981 में पटियाला पंजाब में डीजल इंजन के संघटक बनाता है ये भी। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तो 1961 में वाराणसी में है, यूपी में। डीजल इंजन और विद्युत शटर्स का निर्माण करता है ये। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के कुल 4000 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो कोंकण रेल देख लीजिए कि कोंकण रेल किसको किसको, तो रोहा से मंगलौर तक के है, जोड़ता है। चेन्नई बंदरगाह तो ये कृत्रिम है। सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला तो विवेक एक्सप्रेस है, 4273 किलोमीटर दूरी तय करता है। 3 गो अर्धचंद्राकार पेटी मतलब समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण 2014 में हुआ था। आयत 9 भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह, यानी इंपोर्ट कार्गो का सबसे ज़्यादा भार संभालने वाला बंदरगाह दीनदयाल। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कृष्णापट्टनम से अच्छा, आंध्र प्रदेश के एगो बंदरगाह नगर है काकानीड़ा। फिर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 13 गो बड़ा बड़ा बंदरगाह देख लीजिए। कांडला जो है ये नाम परिवर्तित करके इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई जो बंदरगाह है ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सोवा जो है इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। मार्मू गोवा जो बंदरगाह है ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है, गोवा में पड़ता है। न्यू मंगलौर जो है ये कर्नाटक में है। ये आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन बंदरगाह जो है ये अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तुतकोरिन बंदरगाह जो है इसका नया नाम बीओ
चिदम्बरनार हो गया है, चिदम्बरनार तूतकोरिन का नया नाम। चेन्नई जो है ये कृत्रिम और दूसरा सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा तो वो था मुंबई, उसके बाद चेन्नई, और कृत्रिम भी कह सकते हैं। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा है। पारादीप जो है ये पोताश्रय, मतलब इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, पारादीप का बंदरगाह का। पोताश्रय गहरा कहेगा तो पारादीप, ऐसे गहरा कहेगा तो विशाखापट्टनम। कोलकाता हल्दिया ये एक नदीय पतन भी है। एन्नौर बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब यहाँ आपका जोन दिया हुआ था, रेलवे जोन देख सकते हैं ये, इसको शॉर्ट में अगर देखे बता देते हैं। ये हो गया उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये हो गया दक्षिण रेलवे चेन्नई, ये हो गया पूर्व रेलवे कोलकाता, ये हो गया पश्चिम रेलवे WR जिसको चर्च गेट मुंबई, ये आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई है। ये SWR यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, ये हो गया SCR दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, ये नया बनावल गया है। ये हो गया ACCR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये हो गया पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ये हो गया दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता ACR, ये हो गया आपका ECR यानी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये कोलकाता मेट्रो एगो है यहाँ पर ही। फिर यहाँ NER यानी पूर्वोत्तर रेलवे तो ये गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तो ये गुवाहाटी असम, यहाँ आपका उत्तर पश्चिम रेलवे तो ये जयपुर, और यहाँ हो गया आपका WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे तो जबलपुर। इसी तरह से पूरा हो गया। अब यहाँ देख लीजिए इधर कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है, तो पटना में है। फिर उसके बाद गुरु रामदास हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, तो ये अमृतसर में है। सबसे बड़ा हवाई जहाज़ मतलब तोड़ने का जो यार्ड है गुजरात में, तो ये अलंग नाम की जगह पर है। कच्छ के खाड़ी कौन बंदरगाह पर है, तो ये दीनदयाल बंदरगाह कांडला में है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है, तो चेन्नई है। कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है, तो हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप। मार्मू गोवा पतन तो गोवा में है। अब यहाँ देख लीजिए सागरमाला एगो प्रोजेक्ट चला था, तो इस सभी बंदरगाह को जोड़ना और उनका विकास करना इसका काम था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, यहाँ से देख लीजिए जल मार्ग 1 घंटा आपका होने वाला है वीडियो का, तो ये मतलब यहाँ तक कर देंगे और उद्योग फिर 10 पेज रह जाएगा, तो वो अगला वीडियो में हो जाएगा। चलिए जल मार्ग देख लेते हैं। इंडस्ट्री से अगला में वीडियो में शुरू कर देंगे, वो मुश्किल से 30 या 40 मिनट का होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, इसमें NH1 जो है, NH नहीं NW नेशनल वाटर वे इसको बोलते हैं, यानी NW। तो ये हो जाएगा NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया, ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली आता है इसमें। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जल मार्गों में से एक है। इसका आप देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाता है। 1986 में बना था, ये बात याद रखिएगा। ये पहल का NH2 जो है ये सादिया से धुबरी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली इसमें आता है। अब पहला में था गंगा भागीरथी और हुगली। NH3 जो है ये कोट्टामपुरम से कोल्लम आता है, कोक्को यानी केरल में पड़ता है। चौथा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में पड़ता है। NH5 जो है उड़ीसा और बंगाल में है। इसी तरह से ये मतलब ख़त्म होता है। 8 में बना था, ये आप देख लीजिएगा, और भी पढ़ना होगा तो इसको पॉज करके। यहाँ अब हवाई अड्डा हम लोग देख लेते हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देखिए सबसे पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये है नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा तो ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा तो ये कलकत्ता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा तो ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा तो ये अहमदाबाद। गोपीनाथ बारडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये लखनऊ में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो तिरुवनंतपुरम में है। कालीकाट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोझीकोड में है। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो श्रीनगर में है।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोचीन में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो पोर्ट ब्लेयर में है। डैबोलिम गोवा में है। कैंपगोडा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में है। जयपुर हवाई अड्डा जयपुरे में है। तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा तो ये हो जाएगा वाराणसी में। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ से कि मुंबई बंदरगाह जो था उसके दबाव को कम करने के लिए मतलब एगो निर्माण किया गया नहावा सोवा बंदरगाह। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसको अब बोलते हैं। अच्छा, भारत डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट जो हम लोग करवाते हैं ये 1986 से शुरू हुआ है। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का पहला विमानपत्तनम तो ये कोचीन विमानपत्तनम है। ये सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी वाला कोचीन वाला है विमानपत्तनम पहला है। टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1882 में हुआ था। अब कुछ पाइपलाइन देख लीजिए, जैसे पहले देखे थे HVJ जो था ना, ये देखिए H से हजीरा, V से विजयपुर और J से जगदीशपुर ऐसे होता है। तो ये इसकी लंबाई जो है इसका 1750 था। फिर सलाया कोयली इसका इतना है। काटिला भटिंडा ये सब पाइपलाइन है। मुंबई पुणे मनमाड़ दुलियाजन बोगोई नाहरकटिया नुनमाटी मुद्रा पानीपत बरौनी हल्दिया फिर बरौनी कानपुर वाला चेन्नई त्रिची मदुरा जामनगर वाला लोनी। और यहाँ देख लीजिए NW1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है और 1620 किलोमीटर ही लंबा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 1 घंटा हो गया है। अगला वीडियो 30 या 40 मिनट का होगा जिसमें पूरा आपका भारत का भूगोल NCERT वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा सब्सक्राइब करने से, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।